आप सभी स्टूडेंट का अपने टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। और अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहे हैं और अपनी क्लासें निरंतर आ रही हैं। और बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट को विदित होगा कि उनके शेष बचे परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं, तो वो अपनी पूरी तैयारी में लग जाएं। और अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से उनको यहाँ अपने टीम प्रिंस तारनगर में आप भेजिए। आप उनके उन पॉइंट्स पर भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब देखिए, अपना जो केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा है, हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं। तो इनमें अपना पॉइंट चल रहा था नामकरण के बारे में, और आज अपना जो पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, जो कक्षा 12 के 12वें चैप्टर से संबंधित है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में एक तो देखो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो IUPAC अनुलग्न है, IUPAC अनुलग्न है, वो होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल है वो इसका IUPAC अनुलग्न है। उसके बाद में देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है वो CnH2nO2, या तो इस रूप में हम लिखें, या फिर CnH2n+1COOH, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है। बाकी जो भी एग्जाम्पल अभी लिखे हुए हैं उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं, उनसे आपको इनके नियम भी समझ में आ जाएंगे और ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नामकरण की। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नामकरण इनके प्राप्ति स्रोत के लैटिन नामों के आधार पर रखा गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए RCOOH, ये हम इसका संरचना सूत्र लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का। तो इसमें R की जगह अगर H रख दिया जाता है तो इसका पहला सदस्य ये बन जाता है। अब इस पहले सदस्य का सामान्य नाम जो है, सामान्य नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल। सामान्य नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल। अब ये सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल इसका क्यों पड़ा, इसका रीज़न क्या है वो बता देते हैं। देखिए, फॉर्मिक अम्ल को फॉर्मिका से प्राप्त किया गया। फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिका लैटिन भाषा में चींटियों को कहा जाता है, और ये लाल चींटियों के आसवन से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सामान्य नाम हैं उनको उनके प्राप्ति स्रोत के लैटिन नामों के आधार पर रखा गया है। अब देखिए अगला, ये जो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम देखें यहाँ पर सामान्य नाम, तो इसका सामान्य नाम यहाँ पर रहेगा एसिटिक अम्ल। सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। अब देखो, एसिटिक अम्ल में ये जो एसिटिक अम्ल नाम रखा गया है इसका, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको एसिटम से प्राप्त किया गया। एसिटम से प्राप्त किया गया। अब एसिटम जो है वो लैटिन भाषा में सिरके को कहते हैं। तो एसिटम यानी सिरके से प्राप्त होने के कारण इसका सामान्य नाम रख दिया गया एसिटिक अम्ल। अब देखिए, ये 4 कार्बन का अम्ल है, और 4 कार्बन के इस अम्ल का सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम इसका देखिए ध्यान से, जैसे 4 कार्बन के अम्ल को प्राप्ति स्रोत जो है वो है मक्खन, और मक्खन को लैटिन भाषा में ब्यूटीरम कहते हैं। तो ब्यूटीरम से प्राप्त होने के कारण इस अम्ल का नाम ब्यूटेरिक अम्ल इसका नाम रखा गया।
क्योंकि इसको किससे प्राप्त किया गया, इसको प्राप्त किया गया ब्यूटीरम से। तो ब्यूटीरम से प्राप्त किया गया इसको। ब्यूटीरम मक्खन को कहा जाता है लैटिन भाषा में, इसलिए इस 4 कार्बन के अम्ल का नाम पड़ गया ब्यूटीरिक अम्ल। ऐसे ही ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने देखा जिसमें COOH समूह की संख्या 1 थी, लेकिन अब जो ये उदाहरण आ गए उसमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनके देखो सामान्य नाम किस प्रकार से रहेंगे। इसका सामान्य नाम है ओक्जेलिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। तो ये ओक्जेलिक अम्ल है। इसी तरह से ये जो है जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कोने के जो कार्बन है वो ओइक अम्ल में है और बीच में एक CH2 है। टोटल 3 कार्बन है यहाँ। तो अब ये जो अम्ल यहाँ दिखाई दे रहा है इसका सामान्य नाम है मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही ये 4 कार्बन का अम्ल है और 4 कार्बन के इस अम्ल का सामान्य नाम सक्सीनिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल। तो ये यहाँ पर इसके 4 कार्बन का जो अम्ल है उसका नाम है सक्सीनिक अम्ल। ऐसे अब जैसे 4 कार्बन के अम्ल का यहाँ जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पहला और लास्ट कार्बन इसमें ओइक अम्ल में बदला हुआ है और बाकी बीच में 2 कार्बन और हैं, तो इसका सामान्य नाम रखा गया है सक्सीनिक अम्ल। ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण हम देख रहे हैं जिसमें टोटल कार्बन 5 हैं और पहला और लास्ट वाला कार्बन है वो ओइक अम्ल में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH में लिखा गया है। तो अब इसका यहाँ पर जो सामान्य नाम बनेगा वो सामान्य नाम इसका है सामान्य नाम ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। मगर ध्यान देंगे जैसे ये जो संरचना है यहाँ पर इसका सामान्य नाम है ग्लूटेरिक अम्ल। मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ, इन 3 शब्दों को ढंग से सुनना। ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। अब ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये एक जैसे नाम नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे भी क्या बोला कि ये यहाँ पर क्या है ग्लूटेरिक अम्ल। 2 नाम मैंने अभी और बोले, एक तो बोला ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, और एक हमने बोला ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर ये नाम इसका है, ये 2 नाम जो है वो इसके नहीं है। ये 2 नाम आपको पढ़ाए जाएंगे 14वें चैप्टर में जैव अणु में। और जैव अणु के संबंध में आपको बता दें कि ये ग्लूकोज से संबंधित आएगा और ये ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल ये अनावश्यक एमिनो अम्ल होता है। तो हम इनकी चर्चा 14वें पाठ में करेंगे, लेकिन नाम एक जैसे से हैं इसलिए इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये यहाँ ग्लूटेरिक अम्ल है और यहाँ ग्लूकोनिक अम्ल और ये ग्लूटेमिक अम्ल, ये अलग अलग होते हैं नाम। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जिसमें टोटल कार्बन 6 हैं और पहला और लास्ट वाला जो कार्बन है वो COOH समूह में लिखा गया है। अब देखो टोटल कार्बन 6 है, इसका सामान्य जो नाम बनेगा, सामान्य नाम वो नाम बनता है एडिपिक अम्ल। क्या नाम बनेगा? एडिपिक अम्ल। तो ये इसका सामान्य नाम बनता है यहाँ पर एडिपिक अम्ल। अब ये जो एग्जाम्पल है लास्ट वाले का हम IUPAC नाम देखेंगे, लेकिन इन एग्जाम्पल में हम चर्चा करते हैं इनके IUPAC नाम की। तो समझिए IUPAC में अनुलग्न क्या लिखा जाएगा? ओइक अम्ल।
तो यहाँ IUPAC में ओइक अम्ल अनुलग्न के रूप में हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं इस पहले एग्जाम्पल में। देखिएगा एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, IUPAC अगर इसका नाम लिखेंगे IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो कि एक कार्बन की श्रृंखला बनेगी, एक कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, मेथेन, ये मेथेन, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ओइक अम्ल, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो ये मेथेनोइक अम्ल है वो इसका IUPAC नाम बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें देखो दो कार्बन है, दो कार्बन की श्रृंखला है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, IUPAC नाम। तो देखो दो कार्बन की श्रृंखला है, तो दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथेन, ये एथेन, और ओइक अम्ल इसका अनुलग्न लगेगा, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो ये मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम बना। इसी प्रकार से ये जो देखें ब्यूटेरिक अम्ल जिसका सामान्य नाम लिखा है, कार्बन इसमें 4 हैं। अब 4 कार्बन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार इसका IUPAC नाम लिखेंगे वो देखिएगा। तो इसका IUPAC नाम किस प्रकार बनेगा वो देखते हैं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो देखें इसमें 4 की श्रृंखला है, तो हम 4 की श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, और अनुलग्न क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, तो नाम बनेगा ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कार्बन है COOH समूह वाला, वो इस नामकरण में श्रृंखला में पहला कार्बन ही माना जाता है। तो यहाँ इसको पहला कार्बन मानते हुए इसको हम आगे नामकरण करते हैं। अब देखो ये कुछ विशेष एग्जाम्पल अपने सामने लिखे हैं जिनके अंदर अभी इन 4-5 एग्जाम्पल में हम यहाँ डाई ओइक अम्ल के नामकरण करेंगे, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होंगे, ऐसे हम नामकरण करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखो इसमें 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन है, साथ में वही 2 कार्बन जो हैं वो ओइक अम्ल समूह में लिखे गए हैं, या इनको ओइक अम्ल लिखा गया है, यानी 2 कार्बन को ही COOH समूह के रूप में लिखा गया है। तो देखो 2 कार्बन की जो श्रृंखला बन गई ये। अब 2 कार्बन की श्रृंखला को IUPAC में नाम लिखने के लिए क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम 2 कार्बन को कहते हैं एथेन, एथेन, और दोनों ही कार्बन पर ओइक अम्ल समूह है, तो हम क्या लिखेंगे, एथेन डाई ओइक अम्ल, एथेन डाई ओइक अम्ल, ये इसका क्या नाम होगा, IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि ये टोटल कार्बन है 3 कार्बन है टोटल, और 3 कार्बन में हम देख रहे हैं कि पहला कार्बन श्रृंखला का और लास्ट कार्बन COOH समूह के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा कि ये जो 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी ऐसे। अब 3 कार्बन की श्रृंखला को IUPAC में क्या कहा जाता है, IUPAC नाम अगर हम लिखेंगे इसका तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन। और इसके साथ में डाई ओइक अम्ल और लग जाएगा, तो ये डाई ओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बन गया, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का सामान्य नाम जो बना वो सक्सेनिक अम्ल बना, अगर इसमें पहला और लास्ट वाला COOH समूह के रूप में होता है तो यहाँ COOH समूह 2 आ गए और वो भी पहले और लास्ट वाले पर आ गए, और इसका सामान्य नाम हमने लिखा सक्सेनिक अम्ल। अब देखो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, तो इसका IUPAC नाम
कैसे लिखा जाएगा देखो, तो टोटल कार्बन कितने 4, जिसमें ये कार्बन COOH समूह वाला और ये कार्बन भी शामिल है, तो 2 और ये 2 कितने हो गए 4 को हम क्या कहेंगे ब्यूटेन और साथ में डाईओइक अम्ल, तो ये ब्यूटेन डाईओइक अम्ल, ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। अब उसके बाद में अगले एग्जाम्पल में देखते हैं टोटल कार्बन कितने, देखो 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 5 हो गए, ये टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब इन 5 कार्बन में अगर हम IUPAC नाम लिखना चाहें, IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं पेंटेन, तो ये पेंटेन हो गया। और फिर उसके बाद में 2 बार COOH समूह आया है तो इसके लिए लग जाएगा डाईओइक अम्ल, तो पेंटेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी तरह से ये एडेपिक अम्ल है जिसमें टोटल कार्बन है 6, पहला कार्बन श्रृंखला का और लास्ट वाला कार्बन है वो COOH समूह के रूप में लिखा गया है और बीच में इसमें 4 कार्बन ऐसे लिख दिए। तो अब देखो यहाँ टोटल कार्बन हो गए 6, तो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, 6 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं हेक्सेन, और इसमें डाईओइक अम्ल और लग जाएगा, तो हेक्सेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। अब देखो एक लास्ट ये एग्जाम्पल है, इसमें एक विशेष बात है कि इसमें 3 COOH समूह अपने को दिखाई दे रहे हैं। अगर 3 COOH समूह अपने को दिखाई दें तो हम अगर इनको शामिल करें, COOH समूह को शामिल करेंगे, तो इसको शामिल करते हुए श्रृंखला देखें तो 1 2 3 4 5 ये बच गया। अगर इसको शामिल करेंगे तो कोई न कोई एक और बचेगा। तीनों COOH समूह श्रृंखला में शामिल नहीं हो पा रहे, तो इस कंडीशन में तीनों को छोड़ते हुए मुख्य श्रृंखला ये ली जाएगी, ये मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की ले ली जाएगी। लेकिन अब इसमें ओइक अम्ल अनुलग्न नहीं लिखा जाएगा, इस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न लिखा जाएगा। देखो कैसे, इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, देखो 3 की श्रृंखला है तो क्या कहेंगे 3 की श्रृंखला को प्रोपेन, और कौन सी कंडीशन पर ओइक ये COOH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 ट्राई, फिर उसके बाद में देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये ट्राई, आगे ये नीचे लिख देते हैं इसको, देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से इसका नाम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका IUPAC नाम बनेगा, तो उसको अपने ध्यान में रखेंगे। तो इस क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का नामकरण पढ़ा, सामान्य नामकरण पढ़ा, IUPAC नामकरण पढ़ा, और आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो उसके भी एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर किसी सजातीय श्रेणी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।